नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के द्वारा 2018 में जो सेट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, यह हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 50 प्रश्नों का उत्तर और स्पष्टीकरण देख चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 51 से। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप शुरू के 50 प्रश्न और उसका आंसर स्पष्टीकरण के साथ देख सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 51 है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तथा किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इस पंक्ति में रूपक अलंकार है और यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद का। दोस्तों, रूपक अलंकार क्या होता है? तो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप रूपक है। आरोप का अर्थ होता है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों का अंतर दिखाई न पड़े। जैसे उदाहरण के तौर पे मुख चंद्र है, यहां मुख में चंद्र का आरोप है। मुख और चंद्र के भेद को मिटाकर दोनों का अभिन्न रूप में वर्णन किया गया है। जैसे कि इसे सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों को सर्वथा एक कर दिया गया है, यानी कि मुख और चंद्र दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं, इस प्रकार दिखाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मुख और चंद्र एक ही हैं। तो जब ऐसा प्रतीत हो कि मुख और चंद्र एक ही हैं तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो मुख चंद्र है, तो इसमें मुख और चंद्र ये अलग अलग न दिखाकर एक ही दिखाए गए हैं, मानो कि दोनों एक ही हैं। तो रूपक क्या है? तो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप ही रूपक है। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। तो आप लोग जानते होंगे जो मंगल सूत्र है यह प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। बाकी जो है गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी पहले आता है हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। दोस्तों, हुंकार का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1939। कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1946। तो 1946 में कुरुक्षेत्र प्रकाशित हुआ था। कुरुक्षेत्र यह प्रबंध काव्य है। और रश्मिरथी यह खंड काव्य है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। और उर्वशी जो है यह महाकाव्य है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961। तो 1961 में उर्वशी प्रकाशित हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, यहां प्रत्येक कर्म, क्षण या व्यक्ति घटित होकर कालातीत हो जाता है, यह संबंधहीन घटित होना ही अग्नि है, नियम है, दिशा काशी पुरुष है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? तो इसका सही उत्तर है संशय की एक रात। यह नरेश मेहता का काव्य है, संशय की एक रात। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने
अपनी लंबी कविता अंधेरे में का क्या शीर्षक रखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आशंका के द्वीप अंधेरे में। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो कविता है अंधेरे में, इससे पहले आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से प्रकाशित किया गया था, बाद में इसे अंधेरे में नाम से प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेश जोशी। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का नाम बाद में क्या रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्रिका है, जिसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन यह नाम दिया गया था और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किस विद्वान का कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार है। तो हिंदी में जो मनस्तत्व यानी कि मनोविज्ञान को लेकर लिखने वाले उपन्यासकार पहले कौन हैं? तो इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी का जो घृणामयी है सन्यासी है, यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा समस्या नाटक सामाजिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जयवर्धमान। बाकी तीनों जो नाटक है, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, ये तीनों जो है वह समस्या नाटक है और ये सामाजिक नाटक है। और जयवर्धमान यह ऐतिहासिक नाटक है, तो यह सामाजिक नहीं है, यह ऐतिहासिक है। भरत के सूत्र के आधार पर किसकी व्याख्या करने वाले आचार्यों का काल, माफ कीजिए, भरत के रस सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहले आते हैं भट्ट लोलट, फिर शंकुक, फिर भट्ट नायक, फिर अभिनव गुप्त। दोस्तों, भट्ट लोलट इनका जो सिद्धांत है उसे उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहते हैं। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आता है। तो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है उसका नाम है उत्पत्तिवाद, जिसे आरोपवाद भी कहते हैं। और शंकुक, तो शंकुक का जो सिद्धांत है उसका नाम है अनुमितिवाद। और भट्ट नायक, तो भट्ट नायक का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं भुक्ति या भोगवाद। और साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वह भी भट्ट नायक का ही है। और अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त के सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। दोस्तों, भट्ट लोलट का जो दार्शनिक मत है उसे कहते हैं मीमांसा दर्शन। तो उसी प्रकार शंकुक का जो दार्शनिक मत है उसे कहते हैं न्याय दर्शन। और भट्ट नायक का जो दार्शनिक मत है उसे कहते हैं सांख्य दर्शन। ये यूजीसी नेट के प्रश्न में आए थे, यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार प्रश्न में आए थे। और अभिनव गुप्त का जो दार्शनिक मत है उसे कहते हैं शैव दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। तो उत्तर संरचनावाद के जो मुख्य विचारक है उनका नाम है सास्यूर।
अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को वाग्वैचित्यवाद भी कहना चाहा है और इसे पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है उसे इन्होंने जो हिंदी साहित्य में जो काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति सिद्धांत है तो उसका इन्होंने विलायती रूप माना है। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का जो विलायती रूप है यह मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में किस लेखक का स्थान महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, बंगला की छोटी कहानियों की संख्या से प्राप्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, गल्प। तो आप लोग जानते होंगे पहले जो गद्य रचनाएं हैं उपन्यास ये सब, इसे उपन्यास कहानी में पहले इसे गल्प कहा जाता था। तो जो छोटी कहानियां होती है उसे गल्प कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सामान्य शब्दों में गप। तो ये गल्प शब्द से बाद में से कहानी की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा और सामान्य ग्रामीण भाषा की एकात्मकता का पक्षधर कौन सा पाश्चात्य विद्वान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है, हिंदी दलित साहित्य के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश करदम। तो जयप्रकाश करदम जो है वो दलित साहित्य के लेखक हैं। माफ कीजिए, जो मोहनदास है वह दलित साहित्य के लेखक है और जयप्रकाश करदम जो है वह आदिवासी साहित्य के लेखक हैं। तो आदिवासी साहित्य के लेखक में जयप्रकाश करदम आते हैं और मोहनदास नैमिषारण्य यह दलित लेखक के अंतर्गत आते हैं। हिंदी शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा उसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने जो बातें लिखी थी उसे ही बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो हिंदी साहित्य का विकास के रूप में इन्होंने जो कुछ भी इतिहास लिखा था उसे ही बाद में 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की किस रचना में शांतिदायिनी सात्विकता से संकलित धरती के गीत हैं जिनमें एक सुनिश्चित जीवन दर्शन भी अनुस्यूत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृगमय। तो यह सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, सब विधि पूरो सुरवर सभा रूरो, यह दिनकर सूरो उतराय न चलत है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेनापति। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क। तो स्थापना ए है, संस्कृति शब्द का मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है। तो यह सही है। तो संस्कृत जो शब्द है इसका मूल अर्थ होता है साफ करना या परिष्कृत करना।
जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब आप हिंदी जो भाषा विज्ञान है उसमें पढ़ते हैं तो जो संस्कृत का उत्पत्ति हुआ है, कहते हैं कि जो भाषा थी, लोक भाषा, वैदिक भाषा भी जिसे कहते हैं, तो वैदिक भाषा का संस्कार हो जाने के कारण इसे संस्कृत कहा जाने लगा। तो वैदिक भाषा में जो अव्यवस्था थी, तो अव्यवस्था को व्यवस्थित रूप करने का काम पाणिनि ने किया था। तो इसलिए इसका संस्कार यानी परिमार्जन करने के कारण इसे संस्कृत नाम दिया गया। तो इसलिए स्थापना जो है वह सही है। अब तर्क देख लेते हैं। संस्कृति शब्द का प्रयोग कम से कम दो अर्थों में होता है, एक व्यापक और एक विस्तृत अर्थ में। यह जो है वह गलत है, क्योंकि संस्कृत शब्द का अर्थ एक ही होता है कि परिमार्जित करना, सुधार करना या साफ करना। तो यह जो ऑप्शन दूसरा है वो गलत है। इसका पहला ऑप्शन ही सही है, स्थापना सही है और तर्क गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए गद्यांश पढ़कर दीजिए। तो यह एक गद्य दिया गया है, गद्य पंक्ति से पढ़ के इसका आंसर आपको देना है। तो गद्य इस प्रकार है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, ये गद्यांश है, फिर से कुछ प्रश्न है। उपरिक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव का विलोम शब्द गद्यांश में क्या है? तो मानव का जो विलोम शब्द है वह है दानव। तो मानव का जो विरुद्धार्थी शब्द होते हैं तो उसे कहते हैं दानव, मानव दानव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में कौन किससे कह रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिहरन अलका से कह रहा है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश से क्या संदेश मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अतीत और भविष्य के सुख दुख की चिंता न करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निरवकाश में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीर। नीर धन अवकाश, आकाश जिसे कहते हैं, तो नीर यह उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अगला प्रश्न है, इन नाट्य कृतियों में किस कृति का कथानक प्रतीकात्मक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामना। तो कामना ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है, राजश्री, कामना, अज्ञातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंददास। नंददास जो कि अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। तो अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे उम्र की दृष्टि से कवि हैं नंददास, और सबसे बड़े जो कवि हैं वो है कुंभनदास। तो कुंभनदास उम्र की दृष्टि से सबसे बड़े कवि हैं और नंददास सबसे छोटे हैं। नंददास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि कविता में केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई उचित उपदेश भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वामी वल्लभाचार्य जी के किस अपूर्ण ग्रंथ को उनके पुत्र विठल नाथ ने पूर्ण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुभाष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व नाटक को अन्य विधाओं से भिन्न कर देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंगमंचीयता। तो गद्य की जो अन्य विधाएं हैं जैसे कि कहानी, उपन्यास, इनमें भी उद्देश्य रहता है, पात्र रहते हैं और कथा यानी कि एक कथानक रहते हैं। तो नाटक को अलग करने वाले जो तत्व हैं वह है रंगमंचीयता, क्योंकि नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और कहानी और उपन्यास को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कहानी उपन्यास को हम पढ़ सकते हैं और नाटक का मंचन हो सकता है, उसका अभिनय भी हो सकता है। तो यही जो तत्व है रंगमंचीयता, अभिनय, यही इन्हें गद्य की अन्य विधाओं से नाटक को अलग कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। तो अज्ञ जी प्रतीक पत्रिका के संपादक रहे हैं। और तार सप्तक जो है, तार सप्तक के भी संपादक अज्ञ जी रहे हैं। तो तार सप्तक के 4 संस्करण निकले थे। पहला संस्करण निकला था 1943, दूसरा संस्करण निकला था 1951 और तीसरा संस्करण निकला था 1959 और चौथा संस्करण निकला था 1979। तो इन चारों सप्तक में 7-7 कवि थे। तो हर संस्करण में 7-7 कवि थे और इस चारों संस्करण के चारों सप्तक जो है, पहला सप्तक, द्वितीय सप्तक, तीसरा सप्तक और चतुर्थ सप्तक, इन चारों सप्तक के जो संपादक थे वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी ही थे। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य किस आचार्य का कथन है? तो इसका सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ। तो पंडित राज जगन्नाथ का यह कथन है। अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के अनुसार विरेचन द्वारा, तो विरेचन का अर्थ होता है उसकी मलिन चित्तवृत्ति का परिष्कार होता है। तो विरेचन का अर्थ है उसकी मलिन चित्तवृत्ति का परिष्कार होता है। अगला जो प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन पुस्तकों में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। ये इनका इतिहास ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी इनका इतिहास ग्रंथ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य जी के अनुसार कृष्ण विषयक कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। यह कथन जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने काव्य हेतुओं पर विचार प्रतिपादित करते हुए काव्य हेतुओं में पुरुषार्थ चतुर्थ्य को स्थान दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भामह। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने किस विधा को पंचम वेद कहा है? तो इसका सही उत्तर है नाटक। तो नाटक को पंचम वेद भी कहा जाता है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। तो यह
किस कवि का आत्मकथन है? तो लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। यह जो कथन है यह घनानंद का है। गीत फरोश काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्न लिखित निबंधकारों में ललित निबंध लेखक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लटकनी मंत्र मधुपगन माधुरी मधुर पिए। पंक्तियों में कैसा बिंब है? तो इसका सही उत्तर है दृश्य बिंब। अगला प्रश्न है, भंवर गीत नंददास जी की तार्किक शैली पर आधारित रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अलंकार रहिता विध वैव सरस्वती कथन कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्नि पुराण से। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना मूलतः, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोक संग्रह भावना प्रेरित। किस आचार्य ने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वामन। तो वामन जो कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका मानना है कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है। अगला प्रश्न है, साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं, साहब तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा दसना, विष कहाँ पाया। उक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? तो यह अज्ञे की रचना है, अज्ञे की कविता है। साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। यह अज्ञे की प्रसिद्ध कविता है, एकदम छोटी कविता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, किसका कथन है तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कबीरदास। तो दोस्तों यह था 2018 में जो मध्य प्रदेश का एमपी का सेट का एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का, उसका क्वेश्चन पेपर। इसके 2 पार्ट बनाए थे हमने। पहले पार्ट में हमने 50 प्रश्न और उसका उत्तर लिया था, और दूसरे पार्ट में 50 प्रश्न। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।